दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कार्य संघर्ष और प्राधिकार सौंपने के विषय में। इस अध्याय की संरचना इस प्रकार है। सबसे पहले हम इस अध्याय का उद्देश्य बताएंगे, उसके पश्चात प्रस्तावना, कार्यात्मक प्राधिकार, कार्य संघर्ष, लाइन और स्टाफ संबंध का स्वरूप, प्राधिकार सौंपना और अंत में उसका सार। उद्देश्य, इस अध्याय का दो उद्देश्य है। कार्य संघर्ष और प्राधिकार सौंपने की अवधारणा को समझना और प्राधिकार सौंपने और विकेंद्रीकरण की मुख्य विशेषताओं को समझना। प्रस्तावना, इस अध्याय में हम लाइन और स्टाफ की अवधारणा और उनके बीच के अंतर तथा स्थितियों या व्यक्ति के बजाय उसके सदस्यों के संबंधों के स्वरूप तथा लाइन और स्टाफ के मिश्रण के रूप में कार्यपरक प्राधिकार के स्वरूप और उसके उपयोग, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण और प्राधिकार सौंपने पर चर्चा करेंगे। कार्यात्मक प्राधिकार, मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्यात्मक प्राधिकार होते हैं: लाइन प्राधिकार, स्टाफ प्राधिकार और कार्यात्मक प्राधिकार। प्रत्येक प्राधिकार व्यक्तियों को तरह तरह की जिम्मेदारियां निभाने योग्य बनाते हैं जो उन्हें सौंपी गई हैं। लाइन प्राधिकार, यह किसी भी संगठन के भीतर सर्वाधिक मूल अधिकार है जो अधिकारी कर्मचारी के बीच विद्यमान संबंध को दर्शाता है। इसमें निर्णय लेने और अधीनस्थों के व्यवहार से संबंधित उत्पादन, बिक्री या वित्त के बारे में आदेश देने का अधिकार शामिल है। सामान्य भाषा में लाइन प्राधिकार प्रबंधन को प्रणालीगत उत्पादन, बिक्री, वित्त आदि में सीधे शामिल करने और इसके फलस्वरूप उद्देश्यों की प्राप्ति में शामिल है। संगठन के भीतर इन क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों को उनके दायित्वों को निभाने में सहायता हेतु लाइन प्राधिकार दिए जाते हैं। अब हम स्टाफ प्राधिकार की बात करते हैं। इसमें लाइन प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों तथा अन्य स्टाफ कर्मचारियों को सलाह देने या उनकी सहायता करने का अधिकार शामिल है। स्टाफ प्राधिकार लाइन कर्मियों को उनका अपेक्षित कार्य करने हेतु प्रभाविता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार लोगों को दिया जाता है। लाइन और स्टाफ कार्मिकों को संगठन की कुशलता और प्रभाविता बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन और स्टाफ कार्मिक मिलकर काम करें, प्रबंधन को ये सुनिश्चित करना होता है कि दोनों संगठनात्मक मिशन और उसके विशिष्ट उद्देश्यों को समझें और ये महसूस करें कि वे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करने के साझीदार हैं। किसी भी संगठन में स्टाफ कार्मिक है या नहीं, इसका पता उसके आकार से लगाया जा सकता है। संगठन जितना बड़ा होगा, स्टाफ कार्मिकों को काम देने की उतनी ही अधिक जरूरत होगी। जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ता जाता है, उसे विविध क्षेत्रों में काम करने और कुशल व्यक्तियों की जरूरत होती है। यद्यपि छोटे संगठन को भी इस प्रकार की विविध विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, फिर भी उसे पूर्णकालिक स्टाफ कार्मिकों, जिन्हें सदैव व्यस्त रखना संभव नहीं है, उसके बजाय अंशकालिक परामर्शदाताओं की सेवा लेना ही व्यावहारिक समझते हैं। लाइन और स्टाफ का संबंध, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण है, एक संयंत्र प्रबंधक के पास अपने अधीनस्थों मानव संसाधन प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, बिक्री प्रबंधक और लाइन का प्राधिकार, अर्थात मानव संसाधन प्रबंधक के पास मानव संसाधन मामलों के बारे में संयंत्र प्रबंधक को सलाह देने का
अधिकार होता है। फिर भी मानव संसाधन मामलों से संबंधित अंतिम निर्णय लाइन प्राधिकार रखने वाले संयंत्र प्रबंधक के पास ही होता है। अब हम बात करेंगे स्टाफ कार्मिकों की भूमिका क्या होती है। हॉरल्ड स्टाइल्स ये एक प्रबंधक हुए हैं जिन्होंने 3 प्रकार की भूमिकाएं बताई हैं। स्टाफ कार्मिक, लाइन कार्मिक, और ये तीनों भूमिकाएं स्टाफ और लाइन कार्मिक की सहायता करते हैं। पहली सहायता की भूमिका है परामर्शी या काउंसलिंग की भूमिका। इस भूमिका में स्टाफ कार्मिक संगठनात्मक समस्याओं को सुलझाने के लिए पेशेवर विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं। वास्तव में स्टाफ कार्मिक आंतरिक परामर्शदाता होते हैं जिनका लाइन कार्मिकों से संबंध एक पेशेवर और ग्राहक की तरह होता है। दूसरी भूमिका होती है सेवा भूमिका। इस भूमिका में स्टाफ कार्मिक वे सेवाएं प्रदान करते हैं जो संगठन में कई व्यक्तियों की बजाय एकल केंद्रीकृत स्टाफ समूह द्वारा काफी प्रभाव और कुशलतापूर्वक प्रदान की जाती है। इस भूमिका को संभवतः इस तरह बेहतर समझा जा सकता है जब स्टाफ कार्मिक एक आपूर्तिकर्ता और लाइन कार्मिकों को एक ग्राहक सेवा के रूप में देखा जाए। तीसरी भूमिका होती है नियंत्रण की भूमिका। नियंत्रण भूमिका में संगठनात्मक योजनाओं की प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए स्टाफ कार्मिक एक तंत्र स्थापित करने में सहायता करते हैं। किसी संगठन में स्टाफ की भूमिका को उस संगठन की जरूरत को पूरा करने हेतु विशेष रूप से डिजाइन तैयार किया जाता है। अब हम बात करेंगे लाइन और स्टाफ के बीच में संघर्ष के विषय में। लाइन कार्मिकों के नजरिए से अगर हम देखें तो स्टाफ कार्मिकों द्वारा निम्नलिखित संघर्ष उत्पन्न होता है। पहला, लाइन प्राधिकार ले लेने से। दूसरा, ठोस सलाह नहीं देने से। तीसरा, सफलता का श्रेय छीन लेने से। चौथा, लाइन कार्मिकों को उनके कार्यकलापों के बारे में सूचित नहीं करने से। चौथा, पूरे परिदृश्य को न देखने से। स्टाफ कार्मिकों के नजरिए से अगर हम देखें, लाइन कार्मिकों द्वारा स्टाफ कार्मिकों को समुचित उपयोग न करने, नए विचारों का विरोध करने, स्टाफ कार्मिकों का अपना कार्य न करने और पर्याप्त अधिकार न देने के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। यदि स्टाफ कार्मिक समग्र रूप से संगठन के उद्देश्यों पर बल देने का प्रयास करें तो लाइन कार्मिकों को स्टाफ कार्मिकों का समुचित उपयोग करने के बारे में प्रोत्साहित और शिक्षित करना चाहिए। जो कौशल उनके पास नहीं है वे आवश्यक कौशल प्राप्त करें और प्रतिरोध को एक अटल बाधा मानने के बजाय उसे बदलने के लिए बुद्धिमानी से काम करें तो लाइन कार्मिकों के साथ संघर्ष से बचा जा सकता है। लाइन कार्मिक स्टाफ कार्मिकों की योग्यता का समुचित उपयोग करके उनकी बात सुन के तथा उन्हें पूरी जानकारी देके लाइन और स्टाफ के संघर्ष को कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कार्यात्मक प्राधिकार के बारे में। कार्यात्मक प्राधिकार में संगठन के एक हिस्से जिसे प्रायः अधिकार प्राप्त नहीं होते उसको आदेश देने का अधिकार शामिल है। यह प्राधिकार सामान्यतः उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके अधिकार क्षेत्र में लाइन या स्टाफ है। कार्यात्मक प्राधिकार के दायरे में आमतौर पर केवल विशिष्ट कार्य आते हैं और वह एक निश्चित समय पर ही प्रचलित होते हैं। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें अपने स्वयं के क्षेत्रों की जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए अन्य क्षेत्रों से संगठनात्मक सदस्यों पर नियंत्रण करना होता है। और अब हम बात करेंगे कार्य में संघर्ष के बारे में। लाइन और स्टाफ कार्मिकों से एक दूसरे का सहयोग करने और मिलजुल के काम करने की आशा की जाती है ताकि संगठनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य की
प्राप्त की जाए, किंतु प्रायः दोनों के बीच में संघर्ष हो ही जाता है। यह कई संगठनों में संघर्ष का एक मुख्य स्रोत है। इससे समय तो बर्बाद होता ही है, साथ साथ संगठन की प्रभाविता में भी कमी आती है। अतः ऐसे संघर्ष के स्रोतों की पहचान की जानी चाहिए और उन पर काबू पाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। लाइन और स्टाफ के कार्यों में एक सिद्धांत पर ही भेद नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारी के स्पष्ट चित्रण के अभाव में क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्ष से भी नहीं बचा जा सकता, वो हो ही जाता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कमान की एकता हो। कमान की एकता के कई लाभ होते हैं और अब हम आपको कमान की एकता के बारे में बताएंगे। कमान की एकता के कई लाभ होते हैं और उसमें पहला लाभ होता है अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में बेहतर संबंध होता है। स्पष्ट प्राधिकार, जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। काम की पुनरावृत्ति को कम करना अथवा उससे बचना होता है। तुरंत या तेज निर्णय होता है। अच्छा, प्रभावी और कुशल अनुशासन होता है। बेहतर समन्वय और टीम वर्क होता है। मनोबल में वृद्धि होती है। कर्मचारियों का सकारात्मक नजरिया होता है। साथ साथ माल की बेहतर उत्पादकता और सेवाओं में भी वृद्धि होती है। अब हम इसके बाद दोस्तों बात करेंगे लाइन और स्टाफ, इन दोनों का संबंध का स्वरूप क्या होता है। इन दोनों के स्वरूप की जब हम बात करें तो सबसे पहले केंद्रीकरण के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। केंद्रीकरण का अर्थ उच्च प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने के क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखना ही है। बड़े केंद्रीकृत संगठनों, जो बड़े संगठन होते हैं, उनमें केवल उच्च प्रबंधन को ही निर्णय लेने का अधिकार होता है। दूसरी ओर विकेंद्रीकरण का अर्थ कर्मचारियों द्वारा भी निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेना होता है। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पद का प्रयोग संगठनात्मक पहलुओं जैसे प्रशासनिक प्रक्रिया, फर्म की अवस्थिति, वे विभिन्न कार्य जो बंद किए जा रहे हैं और प्राधिकार किस सीमा तक सौंपे गए हैं, उनका उल्लेख करने हेतु विभिन्न परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। अगर मैं एक उदाहरण दूं आप लोगों को, तो उदाहरण होगा भौतिक और भौगोलिक विकेंद्रीकरण का अर्थ उस डिग्री से जिस तक कंपनी के कार्यकलाप देश भर में फैले हुए हैं। केंद्रीकरण अविच्छिन्नता के एक छोर पर है, जबकि विकेंद्रीकरण दूसरे छोर पे है। किसी संगठन के लिए पूर्णतः केंद्रीकृत अथवा विकेंद्रीकृत होना संभव नहीं है। संगठन एक अविच्छिन्नता पर स्थित होते हुए जो प्राधिकार और शक्ति के प्रयोजन की डिग्री दर्शाता है, प्रत्येक संगठन इस अविच्छिन्नता पर होता है और प्राधिकार और शक्ति के प्रयोजन पर निर्भर रहते हुए ये दोनों छोरों में से एक छोर के नजदीक होता है। अतः जब हम केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो हम इसके पूर्ण मूल्य के बारे में ही नहीं अपितु सापेक्षिक मूल्य के बारे में बात कर रहे होते हैं। चूंकि संगठन पूर्णतः केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत नहीं हो सकता, प्रबंधकों के समक्ष इन दोनों स्थितियों के बीच में संतुलन बनाना ही समझदारी होती है। संक्रमण से गुजर रहे आधुनिक संगठनों को दोनों ध्रुवों के महत्व को समझना होगा। कम लागत वाले संसाधन सृजित करने हेतु बेहतर केंद्रीकरण की आवश्यकता और बेहतर विकेंद्रीकरण के साथ बाजारी प्रतिक्रिया को सुधारने की आवश्यकता होती है। किसी संगठन की विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण की अविच्छिन्नता की स्थिति निम्नलिखित स्थितिगत विचलनों जैसे संगठन का इतिहास, सक्षम प्रबंधकों की उपलब्धता, संगठन का आकार, आयोजन और नियंत्रण प्रक्रिया पर आधारित होता है। विकेंद्रीकरण के कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे निचले स्तर के प्रबंधक भी निर्णय ले सकते हैं और इससे जल्दी निर्णय लेने में भी सहायता मिलती है। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के अनुकूल निर्णय
और रणनीतियां जल्दी ही बनाई जा सकती हैं। कर्मचारियों को भी स्वायत्तता मिलती है तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और इस प्रकार उनके प्रेरणात्मक स्रोतों की वृद्धि होती है। ऐसे बड़े और जटिल संगठनों मुख्यालय में स्थित उच्च प्रबंधन के लिए स्थानीय स्थितियों का अध्ययन करना, उचित निर्णय लेना मुश्किल होता है। उच्च प्रबंधन को रोजमर्रा के काम में संबंधित निर्णय से छुटकारा देना और उन्हें स्मारिका मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विकेंद्रीकरण की कुछ हानियां नहीं होती हैं। विकेंद्रीकरण से कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे विकेंद्रीकरण में इकाइयों में समन्वय करना उच्च प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है। सभी इकाइयों में नीतियों का समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता और इससे कभी-कभी कर्मचारी हतोत्साहित भी हो जाते हैं। उच्च प्रबंधन और इकाई प्रमुख के विचारों में अंतर से संघर्ष पैदा हो जाता है। विभिन्न इकाइयों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें एक दूसरे के प्रति शत्रुता उत्पन्न हो जाती है और संसाधन की जानकारी देने का लाभ उठाना भी मुश्किल हो जाता है। बड़े पैमाने पर बचत करना संभव नहीं हो पाता क्योंकि प्रत्येक इकाई स्वतंत्र होने का प्रयास करती है। किसी इकाई की सफलता उसके प्रमुख की कार्यकुशलता और क्षमता पर निर्भर करती है। प्राधिकार सौंपना। प्राधिकार सौंपने का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कार्य करने, निर्णय लेने, संसाधनों के आदेश देने का अधिकार और कार्य संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अन्य कार्य करना होता है। प्राधिकार सौंपना एक दो तरफा संबंध है। प्राधिकार सौंपने का काम एक उचित सौंपने का काम है। अपने अधीनस्थों को यह कहना गलत होगा कि यह काम है, अब तुम इसे करो और आप परिणाम का इंतज़ार करें। यह निर्णय करने के बाद कि काम क्या है और उसे करने वाले व्यक्ति का चयन करने के बाद ही प्राधिकार सौंपने का काम 3 बड़े चरणों में होता है। ये 3 बड़े चरण हैं: संक्षिप्त जानकारी देना, कार्य की प्रगति की निगरानी करना और परिणाम का मूल्यांकन करना। संक्षिप्त जानकारी देने में जिस व्यक्ति को यह काम सौंपा गया है उसका निर्णय लेना प्लस साथ साथ कार्य योजना के बारे में भी बताना चाहिए। इसके साथ ये जांच लें कि उसको ये समझ में आया है कि नहीं, इसके बारे में आपस में चर्चा करें। अपनी आशा के बारे में बताएं लेकिन साथ साथ यथार्थवादी भी रहें। प्रगति रिपोर्ट और मध्यवर्ती सीमा की आवश्यकता भी इंगित करें। अब हम कार्य की प्रगति की निगरानी के बारे में आए तो व्यक्ति का हस्तक्षेप के बिना काम करने दें। जब आपने उसे सौंपा है तो उसे काम करने दें। व्यक्ति को अपनी तरह से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें और तभी हस्तक्षेप करें जब आपको लगे कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ गलती से खतरा है। औपचारिक फीडबैक की बजाय अनौपचारिक फीडबैक को बढ़ावा दें। और अब हम आते हैं मूल्यांकन और फीडबैक। मूल्यांकन और फीडबैक में आप उससे तभी पूछें जब आपको परिणाम अप्रत्याशित हो। और क्या ऐसा आप और आपके लोगों के बीच में गलतफहमी के कारण हुआ? क्या उसका प्रदर्शन स्तरीय नहीं था? क्या गलत व्यक्ति का चयन हो गया? ये सब सुनिश्चित करके ही अपने अनुभवों से सीखें। तो दोस्तों, अब इस पाठ के सार पे हम आ गए हैं। तो हमने जो अभी तक केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की बात की थी, उसके सार में अगर हम आए तो निर्णय लेने के बारे में निचले स्तर के कर्मचारियों को प्राधिकार देने के बारे में संगठनों में विभिन्नता हो सकती है। केंद्रीकरण का अर्थ निर्णय लेने का प्राधिकार उच्च प्रबंधन के पास रहता है, जबकि विकेंद्रीकरण का तात्पर्य निचले स्तर के कर्मचारियों को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना होता है। इसके अतिरिक्त यदि संगठन में सक्षम और अनुभवी प्रबंधक उपस्थित हों और अधीनस्थ अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हों
तभी हमें विकेंद्रीकरण से सहायता मिलती है। तो दोस्तों, इस अध्याय से संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो एक निवेदन है, आप लोग मैनेज की वेबसाइट पे जाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं। साथ साथ जो आपको अध्ययन सामग्री दी गई है उसको ज़रूर से देखें। मुझे पूरा विश्वास है आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। धन्यवाद।